दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। यानी अगर मैं 2 दिन पहले के गोल्ड के प्राइस को आज के गोल्ड के प्राइस से कंपेयर करूं तो आप ये कह सकते हो कि हर दूसरे दिन गोल्ड का प्राइस 1000 या 2000 रुपए का एप्रिसिएशन हमें दे रहा है। अब ये जो गोल्ड है, जिसे एक टाइम पे ये कहा जाता था, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि भारत का सेंट्रल बैंक हो गया या यूएसए के सेंट्रल बैंक हो गए, ये गोल्ड को अपने रिजर्व में मेंटेन क्यों करते हैं? ये तो एक डेड इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई को ये कहते थे एक्सपर्ट्स कि आप गोल्ड को क्यों मेंटेन करते हो? जैसे आरबीआई के पास ना 800 टन ऑफ गोल्ड है, ये हम रिजर्व रखते हैं। यूएसए के सेंट्रल बैंक के पास 8000 टन गोल्ड है, वो भी रिजर्व रखता है। तो एक्सपर्ट्स कहते थे कि आरबीआई क्यों गोल्ड को एज अ रिजर्व करेंसी रखता है? भाई ये तो एक डेड इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड की जगह आरबीआई को डॉलर रखना चाहिए, यूरो रखने चाहिए ज्यादा। गोल्ड को क्यों मेंटेन कर रखा है? लेकिन आज वही गोल्ड एक गेम चेंजर बन चुका है। आप लोगों को देख लो, सेंट्रल बैंक्स को देख लो, इवन चाइना तो क्या गेम खेल रहा है। चाइना ये कह रहा है कि डॉलर को हटाओ। डॉलर बेच बेच करके चाइना लगातार गोल्ड को परचेज कर रहा है, जिस वजह से हम एप्रिसिएशन भी देख रहे हैं गोल्ड के अंदर। फिर दूसरा एप्रिसिएशन क्यों आ रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, अलग अलग जगह पे आप पकड़ो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। जब स्टॉक मार्केट रिजल्ट्स नहीं देती तो या तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है या फिर रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता है। तीसरी चीज यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, और जब डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर होता है उस वजह से भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अब ये मत देखना कि हम तो बार बार सुन रहे हैं कि रूपी कमजोर हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, डॉलर की तुलना में रूपी कमजोर हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को हम टोटल 6 करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना में डॉलर कमजोर हो रहा है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि जब डॉलर कमजोर होता है तो फिर गोल्ड क्यों बढ़ता है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से देख सकते हो। बट अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल की हेडिंग है कि आरबीआई टाइटन्स रूल। आरबीआई स्ट्रिक्ट हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए आरबीआई स्ट्रिक्ट हो चुका है और जो जलान कमेटी है उसका तर्क दे रहा है। तो पूरा न्यूज आर्टिकल क्या है, यूएसए क्या करना चाहता है, क्या इससे पूरी की पूरी दुनिया भर में डिस्टर्बेंस आ सकती है, और आरबीआई ने तो क्लियरली कह दिया कि हम गोल्ड को एज अ वेपन यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं पूरी की पूरी समस्या क्या है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि गोल्ड के रेट तय कैसे होते हैं। हम तो बोल देते हैं ना कि चलो जी 10 ग्राम सोना ले आओ, लोकल लैंग्वेज में 1 तोला बोल देते हैं। भी मार्केट में गए, पूछा जी 22 कैरेट का रेट क्या है, 24 कैरेट का रेट क्या है 10 ग्राम गोल्ड का, दुकानदार कहेगा 1,30,000 चल रहा है। तो नॉर्मल हम ऐसे बात करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 10 ग्राम सोने की वैल्यू नहीं होती। इंटरनेशनल मार्केट में बोला जाता है 1 ट्रोय आउंस। ये लिखा हुआ देखो, 1 ट्रोय आउंस। 1 ट्रोय आउंस का मतलब होता है 31.1 ग्राम। ये इंटरनेशनल मार्केट में 31.1 ग्राम के हिसाब से सोना बिकता है, जिसे हम बोलते हैं 1 ट्रोय आउंस। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में 1 ट्रोय आउंस की वैल्यू क्या है? यानी आप लोकल भाषा में 31.1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू ये $4338 के बराबर है। यानी अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में 31.1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 3,81,960 रुपए की, जब मैं इस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो 1 ट्रोय आउंस की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में 3,81,960 रुपए के बराबर है। अगर मैं इस हिसाब से 10 ग्राम की वैल्यू निकालूं तो ये बैठती है 1,22,816 रुपए। अच्छा, अब ये जो 1 ट्रोय आउंस है ना, ये 24 कैरेट गोल्ड की बात करता है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई 22 कैरेट नहीं होता, कोई 20 कैरेट नहीं, कोई 18 कैरेट नहीं, कोई 14 कैरेट नहीं। सिंपल सी बात समझो, इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल्ड कोई भी कंट्री खरीदती है तो 24 कैरेट गोल्ड खरीदती है। अच्छा जी, तो इस हिसाब से 10 ग्राम गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी को खरीदना है इंडियन रुपीज में, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1,22,816 रुपए। कितनी है जी? 1,22,816 रुपए। अब सवाल आता है कि भारत में तो 1,30,000 1,31,000 पे वैल्यू चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता मिल रहा है, ऐसा कैसे भाई? क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट 6% फिर इंपोर्ट टैक्स लगाती है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में परचेज किया, फिर इंपोर्ट टैक्स लगेगा। पहले इंपोर्ट टैक्स 15% लगाती थी भारत सरकार। क्यों लगाती है ज्यादा? क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का लॉस होता है। लेकिन जब टैक्स ज्यादा लगता था ना, इंपोर्ट टैक्स, तो 2 नंबर में काम ज्यादा होता था। लोग दुबई गए, चोरी चकारी से ले आए, तो फिर बिल्कुल टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। सोना तो भारत में आ ही जाता था, लेकिन
जिसको बोलते हैं ना चोरी छुपे, ठीक है जी, स्मगलिंग के जरिए, तो स्मगलिंग ज्यादा होने लगी थी, इसलिए सरकार ने टैक्स घटा दिया कि भाई लाओ तो एक नंबर में लाओ, कुछ तो टैक्स कलेक्शन हो। तो अब 6% लगता है, तो इस वजह से ये 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगी, इसके ऊपर 6% लगा लो, तो गोल्ड का रेट लगभग अब ये ऊपर नीचे होता रहता है, डेली का चेंज। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 1,30,000 पे 24 कैरेट का जो गोल्ड का रेट है वो भारत में चल रहा है, ठीक है। अब ये समझ गए आप इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करती है। अब आ जाओ यूएसए के मुद्दे पे। यूएसए के पास, जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, यूएसए की सरकार के पास नहीं, यूएसए का सेंट्रल बैंक, हर देश का सेंट्रल बैंक अपने पास अलग अलग करेंसीज भी मेंटेन करता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है, तो हमारे पास लगभग 700 बिलियन यूएस डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके अंदर हमने करेंसी भी मेंटेन की हुई है ना, यूरो, डॉलर्स ऐसे करके। और हमारे पास टोटल 800 टन सोना भी है सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास, ठीक है। ये हमने अपने बैकअप के लिए रखा है कि कभी जंग हो गई या मान लो कभी कुछ ऐसा इकोनॉमिक डिजास्टर आ गया जिस वजह से अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता, भगवान ना करे, तो हमारे पास ये बैकअप होना चाहिए। तो ऐसे करके दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो अपने पास कुछ ना कुछ गोल्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा किस सेंट्रल बैंक के पास सोना है? अमेरिका के पास। कितना जी? 8,000 टन। अच्छा, एक चीज और बता दूं, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो 800 टन सोना है, लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखें ना कि किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है, अगर मैं हाउस होल्ड्स को भी गिन लूं कि आपका भी सोना गिन लूं, मेरा भी गिन लूं, पड़ोसी उड़ोसियों का, भारत की जनता का भी सोना गिन लेना, तो फिर कोई भी देश आसपास भी नहीं आता। हमारे पास 35,000 टन से ज्यादा का गोल्ड है। और ये गोल्ड तो वो है जो हमने ऑनलाइन जिनके बिल कटाए हैं, जिसपे 3% जीएसटी दे के पक्के में गोल्ड खरीदा है। कच्चे में अगर गोल्ड लेने लग जाए ना कि लोकल सुनारे से कि कैश में पैसा दे दिया, बिल मत काटना, ऐसे ही सोना दे दो, फिर तो ये फिगर पता नहीं शायद 1 लाख टन से भी ऊपर चली जाए। बाहर के देशों में लोगों का कोई ट्रेंड नहीं है गोल्ड परचेज करने का, बाहर सिर्फ सेंट्रल बैंक्स अपने पास गोल्ड मेंटेन करते हैं। इंडिया में एक कल्चर है, ट्रेडिशन है गोल्ड रखने का, समझ के बात को। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड देखे तो भारत के पास है, लेकिन सेंट्रल बैंक के गोल्ड की बात करें तो अमेरिका के पास है 8,000 टन और भारत के पास है 800 टन। चलो, अब न्यूज कहां से आ रही है? अमेरिका से। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका के पास 8,000 टन ऑफ गोल्ड है, ठीक है। अब इससे इकोनॉमिक गेम खेलना चाहता है। और अमेरिका के ऊपर 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। हमारी जीडीपी कितनी है भारत की? लगभग 4-4.25 ट्रिलियन के आसपास है। और अमेरिका के ऊपर कर्जा कितना है? 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का, ठीक है जी। जब आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है ना, तो आप समझो नए कर्जे तो लेने हैं देश को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो जब आपके ऊपर पहले से इतना ज्यादा कर्ज है, तो अब देखो होता क्या है, जैसे यूएस गवर्नमेंट है, ठीक है जी, ये हर साल बॉन्ड इशू करती है। इस बॉन्ड को भारत सरकार भी खरीदती है, पाकिस्तान की सरकार, चाइना की सरकार, लगभग पूरी दुनिया को अमेरिका के ऊपर आंख बंद करके विश्वास है कि जी ये देश नहीं डूबने वाला। हालांकि उसके ऊपर 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, लेकिन फिर भी जब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो उसे दिल खोल के दुनिया भर के सारे देश खरीदते हैं, कि उन्हें पता है कि अमेरिका के बॉन्ड डूबने वाले नहीं है, इतना विश्वास है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखते हैं ना, फिर भी भारत सरकार उसे खरीदेगी। क्यों? क्योंकि हमें ट्रस्ट है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमारे पास जो भी सरप्लस मनी है वो हम अमेरिका से खरीदेंगे, वो अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ये अमेरिका के ऊपर कर्ज है, ऐसा करके थोड़ी बहुत उनकी जो वैल्यू है ना वो कमजोर हो रही है। अब जब वैल्यू गिरती है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट लूज होता है, तो उससे क्या होता है कि बॉन्ड तो इश्यू करने हैं सरकार ने देश चलाने के लिए, पैसा तो उधार लेना है, तो करना क्या पड़ता है जब ट्रस्ट लूज होता है, तो ये करना पड़ता है कि चलो हम थोड़ा सा ब्याज ज्यादा दे देंगे, समझ के बात को। लेकिन जब आप ब्याज ज्यादा देते हो तो आपको थोड़ा लॉस होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं कि एक, मान लो, चलो छोड़ो उस उदाहरण को छोड़ो, आप समझ गए यहां पे कि क्या बोलते हैं कि ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है हमारे पास 8,000 टन सोना है। इस सोने की जो वैल्यू अमेरिका ने अभी डिसाइड कर रखी है ना उसके सेंट्रल बैंक की, वो उन्होंने डिसाइड कर रखी है सिर्फ $42। यानी ये बोलते हैं कि जो इनका सेंट्रल बैंक है, यहां पे 1 ट्रोय आउंस की जो वैल्यू इन्होंने लगा रखी है ना, वो $42 के हिसाब से लगा रखी है। और ये वैल्यू फिक्स करी थी 1973 में। उसके बाद इन्होंने बोला कि इस वैल्यू को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये $42 के हिसाब से ही हमारे पास 8,000 टन गोल्ड पड़ा है, ठीक है जी। चलो ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर कह लो या अमेरिका का जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जो भी मान लो, सरकारी प्रेशर की वजह से वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक अपडेट ही तो करना है। भाई बात भी ठीक है कि आपके पास 8,000 टन गोल्ड पड़ा है, अब उसकी वैल्यू $42 थोड़ी है,
भाई 1 ट्रोय आउंस की वैल्यू $42 से बढ़ के आज की डेट में लगभग $4338 पहुंच चुकी है। यानी आप कह लो गोल्ड जो 1973 में वैल्यू थी उसके 100 टाइम्स आपकी वैल्यू हो चुकी है गोल्ड की। आपके पास 8000 टन गोल्ड है, उसकी जो आपने वैल्यू डिसाइड करी हुई है उस वैल्यू का 100 टाइम्स वैल्यू बढ़ चुकी है। जो आपने कहने का मतलब जो यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो गोल्ड की वैल्यू लगा रखी है ना, वो लगा रखी है 1 ट्रोय आउंस $42 के हिसाब से। अब वैल्यू 100 टाइम्स हो चुकी है 1973 से। तो सरकार ये कह रही है कि इस वैल्यू को अपडेट करो, इस वैल्यू को 100 टाइम्स कर दो। अगर अमेरिका इस वैल्यू को 100 टाइम्स कर देता है ना, तो अमेरिका की जो बैलेंस शीट है उसमें इनके पास सरप्लस फंड $1 ट्रिलियन शो करेगा। समझ के बात को, $1 ट्रिलियन, यानी इसको अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूं तो लगभग 89 लाख करोड़ रुपीस। यानी ये सिर्फ एक बैलेंस शीट के अंदर कलम से, जिसको बोलते हैं ना, एक अपडेट करना है कि हम अपने गोल्ड की जो वैल्यू है जिसे हमने $42 पर आउंस ट्रोय आउंस के हिसाब से सेट किया है, उसे हम अपडेट कर रहे हैं आज की वैल्यू के हिसाब से। सिर्फ एक कलम घुमाने से उनकी इकोनॉमी कह लो या उनके बैकअप में कह लो, $1 ट्रिलियन का जो फंड है वो एक्स्ट्रा शो करेगा। अच्छा, क्या ये फंड जनरेट हुआ है? क्या ये यूएस की गवर्नमेंट ने कमाया? अब इसकी डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं। जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या ये पैसा एक्चुअल में अमेरिका की सरकार ने कमाया है? क्या अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतना काम किया कि अमेरिका की सरकार के पास $1 ट्रिलियन का पैसा जनरेट हो गया? नहीं, ये तो आपने हवा में पैसा जनरेट कर दिया। देखो, एक तर्क यह है कि पैसा तो उन्हीं का है, लेकिन दूसरा तर्क यह है कि ये तो बस आपने एक कलम घुमाई ना, पैसा तो जनरेट नहीं किया। हां, अब आप ये कह सकते हो कि अमेरिका की सरकार $1 ट्रिलियन से और मजबूत हो गई, है ना। अगर आप इस कलम को घुमा दोगे तो ये लगेगा कि हां जी, डोनाल्ड ट्रंप ने $1 ट्रिलियन का जो फंड है वो यूएस गवर्नमेंट की इकोनॉमी में डाल दिया। तो इससे ट्रंप की तो वाहवाही हो जाएगी, देखो हमने इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा कर दिया, हमारे फंड्स ज्यादा हो गए। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा फंड अगर आप दिखाते हो कि सरकार के पास इतना पैसा है, तो इससे क्या होगा? अब आप दुनिया भर से और ज्यादा बॉन्ड इशू कर पाओगे, क्योंकि आप कह पाओगे ना कि हमारे पास देखो बैकअप में इतना कोलेटरल पड़ा है, तो आप और पैसा ले पाओगे और उधार लोगे। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअल में वो पैसा जनरेट नहीं हुआ, बस आपने कलम घुमाई है। कोई आपने नए टोल टैक्स थोड़ी मतलब उससे क्या बोलते हैं, टोल टैक्स कलेक्ट करे या फिर कुछ नए टैक्स लिए, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, बस आपने हवा में कलम घुमाई। इससे होगा क्या? अब आप नए बॉन्ड इशू करोगे ये दिखा करके हमारे पास देखो और कोलेटरल है, नए बॉन्ड इशू करोगे तो नया पैसा आएगा, नया पैसा आएगा तो फिर अगेन आप उसको खर्च करोगे तो पहले ही इन्फ्लेशन से परेशान है, महंगाई से परेशान है यूएस, और दोबारा से फिर और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल दोगे तो और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो ये इसका नुकसान है, समझ के बात को। तो ये चीज यूएस कर रहा है। अब दूसरी बात, जब ऐसा करा जाता है तो इससे विश्वास खत्म होता है। जैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक का नाम है यूएस फेडरल रिजर्व। अच्छा, और अमेरिका में बोला जाता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है और यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये नहीं बोला जाता कि गवर्नमेंट का प्रेशर है। यूएसए का फेडरल रिजर्व कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी है। भारत में तो हम फिर बोल देते हैं कि भारत सरकार का कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है, ऐसा हम बोल देते हैं। किताबों में तो ऑटोनोमस बॉडी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है कि सरकार ने अगर कह दिया तो आरबीआई को करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे चलती है। अमेरिका में तो कंप्लीट ऑटोनोमी है, समझ के बात को, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है फेडरल रिजर्व के अंदर। बट अब अगर मान लो ये मूव चलता है, अगर फेडरल रिजर्व ये काम करता है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर आएगा ना दिमाग में कि यार यहां पे भी काम खराब होना शुरू हो गया, तो ट्रस्ट लूज होता है। जब ट्रस्ट लूज होएगा तो कम लोग इनके बॉन्ड खरीदेंगे, अगर बॉन्ड कम लोग खरीदेंगे तो फिर इनको अपने ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी बॉन्ड्स की, तो यूएसए का नुकसान है। फिर एक्सपर्ट्स इस आर्टिकल में क्या लिख रहे हैं, जो मैंने आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लगाया ना, ये कंप्लीट आर्टिकल ही समझा रहा हूं मैं आपको बस। एक्सपर्ट्स ये लिख रहे हैं कि यूएस से अगर ऐसा मूव चलता है तो ये फिर भी झेल जाएगा। क्यों झेल जाएगा? क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अगर, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अगर वो ऐसी हरकत करता है तो भी दुनिया कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करेगी। वो अगर ये गेम खेल भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे ये लिखा है कि अगर इंडिया ऐसी गेम खेलता है कि जी हमारे पास 800 टन गोल्ड है, ठीक है जी, जो हमारा प्रॉफिट, जैसे एक सेकंड मैंने यहां लिखा था, मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड। हाँ, इंडिया के पास जो 800 टन गोल्ड है ना, इसका जो प्रॉफिट है उसने सीजीआरए अकाउंट खोला हुआ है इंडिया ने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CGRA अकाउंट खोला हुआ है जिसका नाम है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर RBI ये बोलता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये प्रॉफिट है, ये जो भी प्रॉफिट है ये अनटच्ड प्रॉफिट है, ये गेन्स आर अनटचेबल। RBI बोलता है कि ये जो गेन है ये अनटचेबल है। ये गेन हम ऐसा नहीं दिखाते कि हाँ जी हमारे पास 800 टन गोल्ड है, हमने मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड खरीद लिया और आज 1,30,000 हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे चलो जी गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई तो सरकार का बैकअप बढ़ गया। इस पैसे को हम सरकार वरकार को नहीं देने वाले, ठीक है जी। ये जो प्रॉफिट है ये अनटचेबल है और ये सारा प्रॉफिट एज अ बैकअप काम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में जलान कमेटी जो है ना, ये जलान कमेटी यही बोलती है कि ये जो गेन है ये अनटचेबल है। ये सरकार अपना प्रॉफिट दिखा करके भारत सरकार नए बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, समझ के बात को। और इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि अमेरिका ये हरकतें झेल सकता है, लेकिन अगर भारत ऐसी हरकतें करेगा तो इससे हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो भी है ना उनका विश्वास हमारी इकोनॉमी से खत्म होगा, और उनका विश्वास अगर हमारी इकोनॉमी से खत्म होगा तो वो पुल आउट करेंगे अपने पैसे को। और जब भारत से डॉलर निकलेगा, डॉलर एग्जिट होगा, ठीक है, तो उससे हमारा भारतीय रुपया कमजोर होना शुरू होगा। और भारतीय रुपया जब कमजोर होगा तो फिर हमारे देश में ऑटोमेटिकली महंगाई आएगी, क्योंकि सिंपल सी चीज है, भारतीय रुपया कमजोर हो गया तो आप जब भी कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो देश में महंगाई आएगी। तो यही चीज RBI ने तर्क दिया है कि जी हमारे जो गेन्स है वो अनटचेबल है। जलान कमेटी का तर्क दिया है, जो ये USA का मूव है। बाकी देखना होगा, अभी USA के अंदर विचार चल रहे हैं। वही चीज है, USA जैसी इकोनॉमी कर सकती है, दूसरों को ही सलाह दे सकते हैं ये लोग और खुद कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। उम्मीद करूंगा आपने काफी कुछ इस सेशन में जानने को आपको मिला होगा। अगर जरा सा भी आपको लगा कि आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। बाकी ये जो न्यूज वाली सीरीज है ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। देखो आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टेक्निकल बातें लिखी होती हैं, खुद भी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाकर के मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा पाता हूं। तो देखो अगर आप सपोर्ट करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, तो फिर मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है करो कंटिन्यू, ठीक है। मतलब मेरे लिए बहुत आसान है, बैंकिंग के टॉपिक्स सेम जैसा चल रहा है, देखो ठीक सिंपल सी चीज़ है, बट इसके अंदर एफर्ट्स बहुत लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।